हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये इतिहास विषय के जो प्रश्न होंगे ये मध्यकालीन भारत से होंगे। और मध्यकालीन भारत में मैं आप लोगों को अभी पिछली क्लास में जो है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक प्रश्नों को हल करवाया था। आज हम लोग को दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को हल करना है। और इसी तरीके से हम लोग को मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को एक एक क्लास में 30-30 प्रश्नों को हल करते हुए चले जाना है। और उसके बाद फिर हम लोगों को आधुनिक भारत के भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मैं आपको इतिहास विषय में लगभग 1000 प्रश्नों को कराने का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और उसी के अनुसार मैं आप लोगों को ये क्लासेस करवा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको इतिहास विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। आपके सामने जब प्रश्न देखे जाएं पेपर में तो आप उसको आसानी से कर लें और आपका प्रश्न जो है अच्छे तरीके से सही हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट उसको सॉल्व करने में ना रहे। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आपकी जो है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की तीसरी क्लास है। यानी 2 क्लासेस हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से कर ली हैं, ये तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में भी हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज की क्लास देखिए आपकी जो इतिहास की संपूर्ण क्लास में 18वीं क्लास है। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 17 क्लासेस इतिहास के कर लिए। ठीक, तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की देखिए तीसरी क्लास है। और ये किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रशासनिक, राजनैतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग को आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास देखना है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए आज की क्लास का देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए किससे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रमुख आय स्रोत क्या था। यानी दिल्ली सल्तनत की आय का सोर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया देखिए व्यापार कर, दूसरा दिया भूमि कर, तीसरा दिया है जजिया कर और चौथा दिया है लूट और युद्ध कर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की आय का देखिए जो प्रमुख स्रोत था वो देखिए लूट और युद्ध कर नहीं था, जजिया कर नहीं था। हालांकि ये सब कर लिए जाते थे लेकिन मुख्य स्रोत नहीं था व्यापार कर, बल्कि क्या था? भूमि कर। भूमि कर के माध्यम से ही ये लोग ज्यादातर आमदनी करते थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सल्तनत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित थी और राज्य की मुख्य आय जो है खराज या भूमि कर से प्राप्त होती थी। यह उपज का लगभग 1/3 होता था। यानी जितनी उपज होती थी उसका 1/3 ये लोग कर के रूप में लेते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है दीवाने वजारत विभाग किस कार्य से जुड़ा था। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया न्याय व्यवस्था, दूसरा दिया है वित्तीय प्रशासन, तीसरा दिया सेना की भर्ती और चौथा दिया है धार्मिक प्रचार। तो दीवाने वजारत जो विभाग था वो देखिए धार्मिक प्रचार से नहीं, सेना की भर्ती से नहीं, न्याय व्यवस्था से नहीं, बल्कि किससे संबंध था? वित्तीय प्रशासन से। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा? बी। व्याख्या क्या होगी कि दीवाने वजारत जो है वित्त विभाग था जो कर वसूली, आय व्यय और आर्थिक नीतियों का संचालन किया करता था। इसके जो प्रमुख को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता, यानी इसका जो हेड होता था उसको वजीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी। बाजार जो व्यवस्था इसकी थी अलाउद्दीन की, तो क्यों बनाई गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरा दिया है सेना के लिए सस्ती वस्तुएं सुनिश्चित करने हेतु, तीसरा दिया है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और चौथा दिया है मुद्रा सुधार के लिए। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी मुद्रा सुधार के लिए नहीं, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, सेना के लिए सस्ती वस्तुएं सुनिश्चित करने के लिए की थी। ठीक है, तो व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। यानी इसके पास बहुत ज्यादा सेना थी तो उस सेना को कम वेतन इसको देना था और कम वेतन में सेना का सभी खर्चा चल जाए, जिसकी वजह से इसने क्या किया? बाजार को नियंत्रित करने का प्लान बनाया। ठीक,
देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु बाजार में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित की और सहना ए मंडी नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया। यानी सहना ए मंडी नामक अधिकारी जो था वो इसकी बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि कर यानी खराज की दर कितनी निश्चित की थी। यानी कृषि कर किस दर से लिया जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए 1/6 भाग, दूसरा दिया 1/3 भाग, तीसरा दिया 1/2 भाग और चौथा दिया 1/4 भाग। तो देखिए जो खराज की दर थी वो 1/4 नहीं थी, 1/2 नहीं थी, 1/6 नहीं थी, बल्कि क्या थी 1/3, यानी कुल उपज का 1/3। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा बी। व्याख्या क्या है कि अलाउद्दीन ने भूमि उपज का 1/3 भाग जो है खराज के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी। उसने देखिए कर वसूली में सख्ती की और बिचौलियों को समाप्त कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी एकता व्यवस्था जो थी उसका उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन देखिए कर संग्रह को सुगम बनाना, दूसरा था धार्मिक शिक्षा देना, तीसरा था व्यापारिक नियंत्रण और चौथा था विदेशी नीति लागू करना। तो एकता प्रणाली के देखिए जो मुख्य उद्देश्य था विदेशी नीति लागू करना नहीं, व्यापारिक नियंत्रण नहीं, धार्मिक शिक्षा देना नहीं, बल्कि कर संग्रह को सुगम बनाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर संग्रह को सुगम बनाने के लिए ही चलाई थी। ठीक, देखिए सही उत्तर क्या होगा ए। व्याख्या क्या होगा कि एकता प्रणाली के अंतर्गत भूमि को अधिकारियों को सौंपा जाता था ताकि वे वहां से कर वसूल करके सेना का रखरखाव कर सके। ठीक है, यह प्रशासनिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत का प्रमुख निर्यात क्या था। यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी वो क्या थी। तो पहला ऑप्शन देखिए घोड़े, दूसरा दिया वस्त्र और मसाले, तीसरा दिया लोहा, चौथा दिया अनाज। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत की जो प्रमुख निर्यात की वस्तु देखिए अनाज नहीं, लोहा नहीं, घोड़े नहीं, बल्कि वस्त्र और मसाले यानी कपड़े और मसाले। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत से विदेशी बाजारों में सूती वस्त्र, मसाले, रेशम, नील और कीमती पत्थर निर्यात किए जाते थे। अरब और फारस के जो व्यापारी थे उस समय बहुत प्रमुख ग्राहक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है दीवाने रियासत का कार्य क्या था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है बाजार नियंत्रण, दूसरा दिया न्याय व्यवस्था, तीसरा दिया है सैनिक प्रशासन और चौथा दिया है धार्मिक विभाग। तो दीवाने रियासत देखिए उस समय जो धार्मिक विभाग नहीं, सैनिक प्रशासन नहीं, न्याय व्यवस्था नहीं, बल्कि बाजार नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक नया विभाग बनाया था। इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको नायबे रियासत कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए टोकन मुद्रा का प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन देखिए दिया बलबन, दूसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया सिकंदर लोधी। तो टोकन मुद्रा का प्रयोग देखिए सिकंदर लोधी ने नहीं किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, बलबन ने नहीं, बल्कि किसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्के के समान मूल्य देकर टोकन मुद्रा लागू किया, लेकिन लोगों ने नकली सिक्के बना लिए जिससे उसकी यह योजना असफल हो। यानी उसने तांबे के सिक्के के बदले कौन से सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के। तो उसके क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने उस सिक्कों को रख लिया और नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, बहुत परिस्थिति खराब हो जाती। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो कर लगाए थे देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया केवल व्यापार कर, दूसरा दिया धार्मिक और कृषि कर, तीसरा दिया आयात कर, चौथा दिया है सैनिक कर। तो फिरोज शाह तुगलक ने देखिए सैनिक कर नहीं लगाए थे, आयात कर नहीं, केवल व्यापार कर नहीं, बल्कि धार्मिक और कृषि कर लगाए थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार
4 प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें खराज, जजिया, जकात और खुब्सता। उसने धार्मिक नीति को कठोरता से लागू किया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के समय विदेशी व्यापार में प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? यानी उस समय जो विदेशी बंदरगाह व्यापार के लिए थे प्रसिद्ध, वो कौन से थे? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया सूरत और बंबई, दूसरा दिया तूतीकोरिन और मदुरै, तीसरा दिया कैम्बे यानी खंभात और होर्मुज, और चौथा दिया नागपट्टनम और कालीकट। तो दिल्ली सल्तनत के समय जो विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह थे प्रमुख, वो थे नागपट्टनम और कालीकट नहीं, सूरत और बंबई नहीं, तूतीकोरिन और मदुरै नहीं, बल्कि कैम्बे यानी खंभात और होर्मुज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि खंभात यानी कैम्बे, कालीकट और होर्मुज जो है उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे जिनके द्वारा समुद्री व्यापार हुआ करता था। अरब व्यापारी इन बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान फारसी भाषा को किसने राजकीय भाषा बनाया? फारसी भाषा को राजकीय भाषा किसके द्वारा बनाया गया? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया है बलबन, चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं, बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। व्याख्या क्या होगा कि इल्तुतमिश ने फारसी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया। इसके बाद देखिए सभी प्रशासनिक आदेश, दस्तावेज और शाही अभिलेख जो है फारसी भाषा में ही लिखे जाने लगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने आरंभ किया था? यानी कुतुब मीनार का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए इल्तुतमिश, दूसरा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा दिया बलबन, चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार का निर्माण देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ नहीं हुआ, बलबन के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ करवाया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। बाद में क्षतिग्रस्त जब हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको सही कराया जाता है और इसके एक फ्लोर को और बढ़ा दिया जाता है। यह मीनार देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो कौन सी भाषा में लिखा करते थे? जो अमीर खुसरो थे उनकी लिखावट की भाषा पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन देखिए अरबी, दूसरा दिया फारसी, तीसरा दिया हिंदी, चौथा दिया संस्कृत। तो अमीर खुसरो देखिए संस्कृत में नहीं, हिंदी में नहीं, अरबी में नहीं, बल्कि फारसी भाषा में लिखा करते थे। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि अमीर खुसरो जो है फारसी और हिंदवी दोनों भाषाओं के महान कवि थे। उन्हें तूतिया हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। वे संगीत, कविता और इतिहास के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी संगीत शैली विकसित की गई? यानी इनके द्वारा जो संगीत शैली विकसित की गई थी वो कौन सी थी? पहला ऑप्शन देखिए ठुमरी, दूसरा दिया ख्याल, तीसरा दिया कव्वाली और चौथा दिया टप्पा। इन्होंने जो संगीत शैली विकसित की थी देखिए वो टप्पा नहीं थी, ख्याल नहीं थी, ठुमरी नहीं थी, बल्कि क्या थी? कव्वाली थी। कव्वाली का इनके द्वारा ही विकास किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि अमीर खुसरो ने कव्वाली, तराना और ख्याल जैसी संगीत विधाओं को विकसित किया। इन्होंने भारतीय और फारसी संगीत का सुंदर समन्वय दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल की स्थापत्य कला पर किसका प्रभाव सर्वाधिक था? यानी उस समय की जो स्थापत्य कला थी वो किससे प्रभावित थी? तो पहला ऑप्शन दिख रहा है यूनानी, दूसरा दिया है फारसी, तीसरा दिया है चीनी और चौथा दिया है यूरोपी। तो उस समय की जो स्थापत्य कला थी देखिए वो यूरोपी से नहीं प्रभावित थी, चीनी से नहीं, यूनानी से नहीं, बल्कि फारसी से प्रभावित थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत की इमारतों पर फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैलियों का मिश्रण देखा गया है, जिसमें देखिए मेहराब, गुंबद और मीनार जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया, यानी अलाई दरवाजा का निर्माण जिस सुल्तान के द्वारा कराया गया उसी का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए इल्तुतमिश, दूसरा दिया बलबन, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देखिए किया गया था इसका निर्माण। ये देखिए इल्तुतमिश बलबन नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या होगा, सी। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के परिसर में अलाई दरवाजा बनवाया था। यह भारत में देखिए लाल पत्थर और संगमरमर से बनी फारसी शैली की पहली इमारत उस समय की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दिल्ली सल्तनत के समय किस सूफी संत ने मानवता और प्रेम का संदेश दिया, यानी दिल्ली सल्तनत के समय जिस सूफी संत के द्वारा मानवता और प्रेम का संदेश दिया गया उनका पूछा जा रहा है नाम। यहाँ देखिए दिया निजामुद्दीन औलिया, दूसरा दिया बाबा फरीद, तीसरा दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा दिया उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये जो संदेश प्रेम और मानवता का दिया गया था वो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा भी दिया गया था, बाबा फरीद के द्वारा भी दिया गया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भी दिया गया था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा, डी। व्याख्या क्या होगा कि चिश्ती सिलसिले के संतों में जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया ने प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया, जिससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम संबंधों में निकटता आई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध वास्तुशिल्प का कार्य करवाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो वास्तुशिल्प कार्य था वो कौन सा था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए हौज खास, दूसरा दिया अलाई दरवाजा, तीसरा दिया लाल दरवाजा और चौथा दिया तुगलकाबाद किला। तो इसमें देखिए तुगलकाबाद किला इसने नहीं बनवाया, लाल दरवाजा नहीं बनवाया, अलाई दरवाजा नहीं, बल्कि हौज खास इसके द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास जलाशय का पुनर्निर्माण करवाया और उसके किनारे उसने सुंदर मस्जिद और मकबरे बनवाए। यह इस काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल के दौरान उलेमा वर्ग का क्या कार्य था, यानी जो उलेमा वर्ग था वो क्या कार्य करता था सल्तनत काल में। तो पहला ऑप्शन दिया है धार्मिक कानूनों की व्याख्या करना, दूसरा दिया है सेना की कमान करना, तीसरा दिया कर संग्रह करना, चौथा दिया न्यायालय चलाना। तो सल्तनत काल के दौरान जो उलेमा वर्ग था देखिए उसका कार्य क्या था, न्यायालय चलाना नहीं, कर संग्रह करना नहीं, सेना की कमान नहीं चला, बल्कि धार्मिक कानूनों की व्याख्या करना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि उलेमा जो है इस्लामी विद्वानों का समूह था जो शरीयत कानूनों की व्याख्या करता था और सुल्तान को धार्मिक मामलों में सलाह देता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराया था, यानी फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया फिरोज शाह तुगलक, तीसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया है बलबन। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण देखिए किसके द्वारा कराया गया था, बलबन के द्वारा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहीं, बल्कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला नामक किला बनवाया जो दिल्ली का तीसरा नगर हुआ करता था। इसमें उसने देखिए अशोक के स्तंभ को भी स्थापित करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था, दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे लंबा शासन किसने किया, यानी सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला जो शासक था वो कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बलबन, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए सबसे लंबा जो शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, बलबन ने नहीं किया था, इल्तुतमिश ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था, जो शासन इसका लगभग 37 वर्षों तक चला था।
इसने देखिए प्रशासन, कृषि, स्थापत्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में किसने सिक्का नीति लागू की थी, यानी सिक्का नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बलबन, दूसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। जो सिक्का नीति थी देखिए वो बलबन के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा नीति अपनाई थी। तांबे के सिक्कों को चांदी के समान मूल्य देने का प्रयोग किया गया, लेकिन यह योजना उसकी असफल रही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में किसे वजीर कहा जाता था, यानी वजीर किसको बुलाया जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सेना का प्रमुख, दूसरा दिया वित्त प्रमुख, तीसरा दिया है न्याय प्रमुख, चौथा दिया है गुप्तचर प्रमुख। तो वजीर जिसको बुलाया जाता था कि वो गुप्तचर प्रमुख नहीं था, न्याय प्रमुख नहीं था, सेना प्रमुख नहीं था, बल्कि कौन सा था, वित्त प्रमुख। वित्त प्रमुख को क्या कहा जाता था, वजीर। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि वजीर जो है वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वह कर संग्रह, राजकोषीय नीतियों और आय व्यय का निरीक्षण किया करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने के समय कौन सा सैनिक सुधार लागू हुआ, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा सैनिक सुधार पूछा जा रहा है लागू किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सेना का स्थायी वेतन, दूसरा दिया एकता प्रणाली, तीसरा दिया है सैनिकों का कर संग्रह करना और चौथा दिया है सेना की संख्या घटाना। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देखिए जो सैनिक सुधार लागू हुआ था, सेना की संख्या घटाना नहीं, सैनिकों का कर संग्रह करना नहीं, एकता प्रणाली नहीं, बल्कि सैनिकों को वेतन जो है उसने अस्थायी देना शुरू कर दिया था। और इसी अस्थायी वेतन की वजह से उसने बाजार व्यवस्था यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन ने सेनाओं को नियमित वेतन और आपूर्ति सुनिश्चित किया। इससे उसने सेना का नियंत्रण मजबूत किया और मंगोल आक्रमणों से रक्षा उसकी आसान हुई, यानी मंगोल आक्रमणों का डर था, उसने किले बनवाए थे और सेना बहुत ज़्यादा रखी थी। तो इन सैनिकों को ज़्यादा मात्रा में रखने की वजह से वेतन कम देना पड़े, इसलिए उसने अस्थायी वेतन सुनिश्चित किया था। ठीक, अगला प्रश्न लिख दिया है दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू प्रजा से किस प्रकार के कर की वसूली होती थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है जजिया, दूसरा दिया है खराज, तीसरा दिया है जकात, चौथा दिया इफ्तार। तो उसने देखिए हिंदू प्रजा से जो कर वसूला गया था दिल्ली सल्तनत वालों पे, इफ्तार नहीं था, जकात नहीं था, खराज नहीं था, बल्कि जजिया यानी गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला ये कर हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। यह कर देखिए सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले लिया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सल्तनत काल में प्रसिद्ध गंगा जमुनी जो तहजीब थी वो किससे विकसित हुई, यानी गंगा जमुनी तहजीब का विकास कैसे हुआ। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल से, दूसरा दिया है केवल मुस्लिम सभ्यता से, तीसरा दिया है केवल हिंदू संस्कृति से और चौथा दिया है विदेशी संस्कृति से। तो गंगा जमुनी जो तहजीब विकसित हुई थी देखिए विदेशी संस्कृति से नहीं, हिंदू संस्कृति से नहीं, केवल मुस्लिम सभ्यता से नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के मेल से यह विकसित हुई। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से सामाजिक सहिष्णुता, साहित्य, कला और संगीत का अद्वितीय मेल हुआ, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सल्तनत काल में कौन सा स्थापत्य शैली प्रमुख थी, यानी सल्तनत काल में जो स्थापत्य शैली प्रमुख थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए आर्य शैली, दूसरा दिया फारसी और तुर्की शैली, तीसरा दिया है चीनी शैली और चौथा दिया है रोमन शैली। तो जो शैली प्रसिद्ध थी प्रमुख थी देखिए रोमन शैली नहीं थी, चीनी शैली नहीं थी, आर्य शैली नहीं थी, बल्कि कौन सी थी, फारसी और तुर्की शैली। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए
सही उत्तर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि सल्तनत की वास्तुकला में मेहराब, गुंबद, खंभे और मीनार जो है वो फारसी तुर्की शैली से मिलते जुलते थे। यह स्थापत्य कला जो है भारत में मुस्लिम शैली के विकास का आधार बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया अमीर खुसरो, दूसरा दिया फिराक गोरखपुरी, तीसरा दिया मीर, चौथा दिया है रहीम। जो प्रसिद्ध कवि था वो देखिए रहीम नहीं थे, मीर नहीं थे, फिराक गोरखपुरी नहीं थे, बल्कि कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि अमीर खुसरो जो है फारसी और हिंदी में महान कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे। इन्होंने कव्वाली, तराना और ख्याल संगीत शैली का विकास किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल के समय कौन सा नगर प्रशासनिक अधिकारी था? यानी सल्तनत काल के समय जो नगर प्रशासनिक अधिकारी था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया कोतवाल, दूसरा दिया अमीर, तीसरा दिया वजीर और चौथा दिया है काजी। तो सल्तनत काल के समय जो नगरवास प्रशासनिक अधिकारी था, देखिए वो काजी नहीं था, वजीर नहीं था, अमीर नहीं था, बल्कि कौन था? कोतवाल। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि कोतवाल जो है नगर की सुरक्षा, स्वच्छता और कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। इसे आधुनिक पुलिस प्रमुख के समान माना जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम शासक जो था उसी का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए इब्राहिम लोदी, दूसरा दिया सिकंदर लोदी, तीसरा दिया बलबन और चौथा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए अंतिम वंश जो शासन किया था उसने किसने किया था? लोदी वंश। तो लोदी वंश के शासकों में सबसे अंतिम कौन था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, बलबन नहीं होगा, सिकंदर लोदी खास करके देखिए प्रमुख शासक था लोदी वंश का, लेकिन ये अंतिम नहीं था। तो अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी। और इसी को हराकर बाबर ने देखिए क्या किया था? मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो इसका देखिए व्याख्या देख लेते हैं। आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि इब्राहिम लोदी की पराजय जो है 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल काल की शुरुआत हुई अपने देश में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतिहास के मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से व्याख्या को प्रस्तुत किया, समझाया और प्रयास किया कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को लगता है कि किसी भी ऑप्शन में या व्याख्या में कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।